दिस इज़ लेक्चर नंबर 12 ऑफ GOC1। देखिए, इस लेक्चर में हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। क्या बात करेंगे? एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। हमने इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़ा, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट। सब इफेक्ट पढ़ने के बाद अब हम क्वेश्चंस करेंगे और उन सब इफेक्ट को हम कंसीडर करेंगे सब क्वेश्चंस में। हम बात करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में पहले जब भी आप कोई भी क्वेश्चन करिएगा, अभी हम ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे, उन सब क्वेश्चंस में हम सब इफेक्ट को कंसीडर करेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट को भी, मेसोमेरिक इफेक्ट को भी, एच इफेक्ट को भी, सब इफेक्ट को कंसीडर करेंगे। तो एक जो जनरल थंब है, एक जो जनरल रूल हम फॉलो करेंगे सब इफेक्ट को एक साथ मिला करके क्वेश्चन सॉल्व करने में, वो क्या है कि पहले हम चेक करेंगे बैक बॉन्डिंग तो नहीं हो रहा है। बैक बॉन्डिंग का मतलब कंप्लीट ऑक्टेट की बात करते हैं, कंप्लीट ऑक्टेट की बात कर रहे होंगे। पहले हम चेक करेंगे बैक बॉन्डिंग, फिर हम चेक करेंगे साइज या फिर EN, और फिर हम इफेक्ट लगाएंगे। इफेक्ट में आपको पता है ऑर्डर, पहले हम मेसोमेरिक इफेक्ट चेक करेंगे, फिर हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट, और फिर इंडक्टिव इफेक्ट हम चेक करेंगे। तो जब भी हम कोई क्वेश्चन करेंगे तो उन सब क्वेश्चन में पहले हम ये चेक करेंगे, ये ऑर्डर होगा हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने का। हम चेक करेंगे कि जो भी ऑर्डर हमको बनाना होगा वो उसमें बैक बॉन्डिंग हो रहा है, फिर हम साइज या EN इफेक्ट लगाएंगे, और फिर जो इफेक्ट है, इफेक्ट मतलब मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है। अगर आपको एरोमेटिक और EN में कंपेयर करना हो, एरोमेटिक और EN में कंपेयर करना हो तो हम एरोमेटिक को हम प्रायोरिटी देंगे EN के ऊपर। ठीक है। अब ठीक है, जब ये आप समझ गए तो अब आप देखिए, अगर हमें कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी चेक करना हो तो कैसे चेक करेंगे? कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी कौन बढ़ाएगा? इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इसके साथ कोई ऐसा ग्रुप अटैच कर दीजिए जो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, यानी कि कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जैसे कि +M, +H, +I। ठीक है। अब अगर इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इलेक्ट्रॉन की कमी है और आप इसके साथ कोई ऐसा ग्रुप अटैच करते हैं जो इससे इलेक्ट्रॉन और खींचेगा तो वो इसकी स्टेबिलिटी कम कर देगा। तो हम लिखेंगे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या हो जाएगा? -M, -H और -I। ठीक है। और अगर कार्बोकैटायन के साथ कोई ऐसा ग्रुप अटैच है और यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा होगा तो वो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, हम बात कर रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस। एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस यानी कि जितना ज़्यादा रेजोनेंस उतना कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी। सिमिलरली अगर हम ऑर्डर लिखना चाहे तो पहले +M वाला ज़्यादा स्टेबिलिटी इसको देगा, फिर +H वाला, फिर +I वाला, और फिर ऐसा ग्रुप जिसमें बिना ग्रुप वाला इसको स्टेबल देगा, फिर आएगा -I, फिर आएगा -H, फिर आएगा -M। तो ये देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर है, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी ये देगा, फिर ये, फिर ये, फिर बिना ग्रुप वाला, फिर -I, -H, -M। डन। सिमिलरली हम कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी भी बता सकते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोएनाइन सॉरी। अब देखिए कार्बोएनाइन के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है जिसके कारण से ये अनस्टेबल है। अब अगर इसके साथ कोई ऐसा ग्रुप अटैच करते हैं जो इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले ज़्यादा था जिसके कारण से ये अनस्टेबल था, अब वो कम होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा। तो कार्बोएनाइन का जो स्टेबिलिटी है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप।
और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से हैं, जैसे -M, -H, -I एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसके साथ अटैच करिएगा तो ये उसको इलेक्ट्रॉन देगा, पहले से इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ाएगा और अनस्टेबल करेगा, इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, और अगर रेजोनेंस है तो रेजोनेंस में क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज जो है वो डीलोकलाइज होगा, डीलोकलाइज होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा, तो विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, अच्छा अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर बनाए तो सबसे ज़्यादा इसको स्टेबल कौन करेगा, -M, फिर कौन स्टेबल करेगा, -H, फिर -I, फिर बिना ग्रुप वाला, और फिर +H, +I, फिर +H, फिर +M। ठीक है, अच्छा तो ये हुआ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपको कार्बन फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी पूछे तो कार्बन फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी हम सिमिलरली जैसे कार्बोकैटायन के लिए करते थे, सिमिलरली कार्बन फ्री रेडिकल के लिए करेंगे। तो यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं कि जनरली स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल इज सिमिलर टू कार्बोकैटायन, तो लिख लेते हैं। सो जनरली स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल इज सिमिलर टू कार्बोकैटायन। अब हम जो भी हमने बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़ा था, उन सब इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को हम यूज करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो पहले देखिए आपके पास कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी पूछा है, तो अरेंज इन स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ इंटरमीडिएट। तो आपको ये फॉलो करना है, पहले हम M इफेक्ट लगाएंगे, फिर H इफेक्ट लगाएंगे, फिर I इफेक्ट लगाएंगे। इस कंपाउंड में देखिए आप, इन दोनों में देखिए रेजोनेंस हो रहा है, इन दोनों में जो कार्बोकैटायन है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इसमें देखिए 2 रेजोनेंस है, इसमें 5 रेजोनेंस है, और इसमें रेजोनेंस नहीं है, तो इसमें हम H इफेक्ट लगाएंगे। तो यहाँ देखिए 3 अल्फा H है और यहाँ 6 अल्फा H है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल मीजोमेरिक इफेक्ट होगा, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा D, फिर C, फिर B, फिर A। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इसमें भी कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी पूछा है। तो इसमें देखिए कार्बोकैटायन 3 जगह रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसमें 2 जगह, ये फिनाइल है, इसमें 1 जगह, और इसमें कार्बोकैटायन यहाँ पे एक ही बार रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो यहाँ एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस देखेंगे तो सबसे ज़्यादा ये स्टेबल, फिर ये, फिर ये, फिर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कार्ब एनाइन का स्टेबिलिटी पूछा है। तो देखिए कार्ब एनाइन 3 जगह रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, 3 फिनाइलिन के साथ। तो यहाँ पे भी एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस देखेंगे तो आंसर हमारा कुछ ऐसा होगा। फिर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कार्ब एनाइन का स्टेबिलिटी पूछा है। तो पहले आप लगाइए M इफेक्ट, आपको हमेशा यही ऑर्डर फॉलो करना है, पहले M इफेक्ट लगाएंगे, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव इफेक्ट। तो देखिए ये कार्ब एनाइन इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है, इसमें कहीं पे भी रेजोनेंस नहीं है, तो सबसे ज़्यादा तो ये स्टेबल होगा, क्योंकि ये कार्ब एनाइन में ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड है। अब ये दोनों नेगेटिव चार्ज लोकलाइज्ड है, अब लोकलाइज्ड हैं तो हम H इफेक्ट लगाएंगे, यहाँ पे H इफेक्ट लगेगा नहीं, तो अब हम लगाएंगे इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट भी काम नहीं करेगा, तो अब आप देखिए EN फैक्टर, नेगेटिव चार्ज है ऐसे कार्बन पे जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, क्योंकि ये कार्बन sp2 कार्बन है, तो sp2 कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है उसका। सिमिलरली ये नेगेटिव जो है वो sp3 कार्बन पे है, तो इसका EN कम होता है, तो इसका EN ज़्यादा है, तो इसीलिए नेगेटिव चार्ज ऑन मोर EN एटम विल बी मोर स्टेबल देन नेगेटिव चार्ज ऑन लेस EN एटम, इसलिए ऑर्डर ऐसा बनेगा। सिमिलरली आप इसमें देखिए, इसमें रेजोनेंस है, इस दोनों में नहीं है, तो इसका स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा। फिर आप इस दोनों में चेक करिए, इसमें पॉजिटिव चार्ज लेस EN पे है, इसमें पॉजिटिव चार्ज मोर EN पे है, तो इसीलिए इसका स्टेबिलिटी इससे ज़्यादा। फिर आप इसको देखिए, इसमें भी हम एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस चेक करेंगे। इसमें जो रेजोनेंस हो रहा है वो या ऐसे हो रहा है, इसमें रेजोनेंस यहाँ पे पूरा हो रहा है, और इसमें रेजोनेंस पूरा मॉलिक्यूल में हो रहा है, इसलिए इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा, फिर इसका, फिर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पॉजिटिव चार्ज, इसमें भी पॉजिटिव चार्ज, इसमें भी पॉजिटिव चार्ज, यानी कार्बोकैटायन का हमें चेक करना है। अब ध्यान से सुनिए, इसमें भी रेजोनेंस है, इसमें भी रेजोनेंस है, इसमें रेजोनेंस नहीं है, ठीक है।
तो इसका स्टेबिलिटी तो सबसे कम। फिर आप इस दोनों में चेक करिए, इस दोनों में चेक करिएगा तो यहाँ तो रेजोनेंस हो रहा है, सिमिलरली यहाँ भी रेजोनेंस हो रहा है। पर आप देखिए ये कार्बन जो है ये sp2 कार्बन है और इसका लगेगा माइनस आई इफेक्ट। तो माइनस आई जो है कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है इसलिए, और ये देखिए sp3 कार्बन है तो ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, इसलिए इसका स्टेबिलिटी इससे ज़्यादा हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिएगा तो यहाँ हम एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस लगाएंगे। कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी पूछा है तो यहाँ देखिए कार्बोकेटाइन इधर भी रेजोनेंस में, इधर भी रेजोनेंस में, यहाँ एक ही तरफ रेजोनेंस में, और यहाँ तो रेजोनेंस ही नहीं है क्योंकि डबल बॉन्ड के ऊपर रिंग के बाहर है और डबल बॉन्ड कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये लोकलाइज्ड है तो इसमें रेजोनेंस नहीं है। इस दोनों में रेजोनेंस है, इसमें ज़्यादा रेजोनेंस है, इसीलिए इसका स्टेबिलिटी इससे ज़्यादा और फिर इसका सबसे कम। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए कार्ब एनाइन का स्टेबिलिटी पूछा है। इस तीनों मॉलिक्यूल में देखिए इसमें तो कोई रेजोनेंस नहीं है, इसमें एक ही जगह रेजोनेंस होगा, इसमें दो जगह रेजोनेंस होगा और इसमें भी रेजोनेंस नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज है डबल बॉन्ड कार्बन के ऊपर, तो ये लोकलाइज्ड है। तो इन दोनों में रेजोनेंस इसमें ज़्यादा है और सिर्फ इसी दोनों में रेजोनेंस हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा C स्टेबल, फिर B। अब इन दोनों में चेक करिए, इसमें जो बेसिकली D ज़्यादा स्टेबल होगा और A कम स्टेबल होगा। डन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ध्यान से सुनिए, इसमें रेजोनेंस है। आप इस कंपाउंड में देखिए इसमें पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड के साथ में रेजोनेंस है। इसमें पॉजिटिव चार्ज देखिए ये ऑक्सीजन क्या कर रहा है, इस पे माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है। और फिर आप इस पॉजिटिव चार्ज को देखिए, इस पॉजिटिव चार्ज में बैक बॉन्डिंग भी है और रेजोनेंस भी है, और इस पॉजिटिव चार्ज में सिर्फ बैक बॉन्डिंग है। ऑक्सीजन का लोन पेयर इस वैकेंट ऑर्बिटल में जा रहा है तो यहाँ सिर्फ बैक बॉन्डिंग है। तो आपको पता है, हमने बोला था आपको कि पहले बैक बॉन्डिंग चेक करते हैं, फिर साइज या EN लगाते हैं और फिर इफेक्ट लगाते हैं। तो देखिए यहाँ बैक बॉन्डिंग के साथ रेजोनेंस है तो सबसे ज़्यादा B स्टेबल होगा, फिर A, फिर इन दोनों में चेक करिए, इसमें रेजोनेंस है, इसमें रेजोनेंस नहीं है, तो फिर D, फिर C, क्योंकि C में तो माइनस आई लगा रहा है। माइनस आई कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी और कम कर देगा। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। याद रखिएगा, अगर कार्बोकेटाइन के बगल वाला ग्रुप -M ग्रुप है, देखिए -M ग्रुप है, तो -M ग्रुप अगर कार्बोकेटाइन के बगल में है तो यहाँ रेजोनेंस का फंडा नहीं लगता है, यहाँ आप रेजोनेंस नहीं करवा सकते। अगर आप यहाँ रेजोनेंस करवाइएगा तो यहाँ पे देखिए ये रेजोनेंस करवाइएगा तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, दो पॉजिटिव चार्ज पास में आ गया, इट इज़ हाईली अनस्टेबल। तो याद रखिएगा कि कार्बोकेटाइन के बगल में अगर -M ग्रुप लग गया तो यहाँ रेजोनेंस की बात नहीं करेंगे, यहाँ सिर्फ माइनस आई इफेक्ट की बात करेंगे। तो देखिए इसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा है तो माइनस आई क्या करेगा, कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी को कम करेगा, और इसका माइनस आई इफेक्ट कम है इसलिए इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है। सो कैटाइन के बगल में -M तो नो रेजोनेंस, थिंक ओनली वाया आई इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में देखिए कार्बोकेटाइन के बगल वाला ग्रुप जो है -M, तो इसमें रेजोनेंस नहीं होगा, माइनस आई इफेक्ट सोचेंगे। यहाँ देखिए कार्बोकेटाइन के बगल में H इफेक्ट लगाएंगे, यहाँ रेजोनेंस होगा PH के साथ, यहाँ देखिए बैक बॉन्डिंग हो रहा है, ऑक्सीजन का लोन पेयर इसके वैकेंट में जा रहा है, तो सबसे ज़्यादा बैक बॉन्डिंग वाला स्टेबल, फिर रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन और फिर आई इफेक्ट। डन। अभी आप इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें कार्बन पे जो नेगेटिव चार्ज है वो क्लोरीन के 3D ऑर्बिटल में से बैक बॉन्डिंग कर रहा है, और यहाँ बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है क्योंकि फ्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो बैक बॉन्डिंग हो रहा है इसलिए इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी पूछा है, तो देखिए रेजोनेंस तो सब में हो रहा है। ठीक है, अब देखिए रेजोनेंस होने के बाद देखिए कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस है, प्लेनर है, यहाँ पे 2 इवन पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये एंटी एरोमेटिक है, और ये दोनों एरोमेटिक है, तो आपको पता है ये दोनों का स्टेबिलिटी इससे ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि एरोमेटिक का स्टेबिलिटी एंटी एरोमेटिक से ज़्यादा होता है, नॉन एरोमेटिक का भी ज़्यादा होता है एंटी एरोमेटिक से। अब आप इसमें चेक करिए, ये दोनों एरोमेटिक है, पर आप ध्यान से देखिए कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी पूछ रहा है, तो इस रिंग में आप देखिए, इस रिंग में
कार्बोकैटाइन के वजह से एरोमेटिसिटी आ रहा है। इस रिंग में देखिए, इसमें कार्बोकैटाइन के वजह से एरोमेटिसिटी नहीं आ रहा है। आप कार्बोकैटाइन को हटा भी लीजिएगा तब भी एरोमेटिक है, पर इस रिंग में कार्बोकैटाइन के वजह से ही एरोमेटिसिटी आ रहा है। क्यों? क्योंकि कार्बोकैटाइन अगर नहीं होगा तो कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस नहीं होगा, और कार्बोकैटाइन है तो कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस है, एरोमेटिसिटी है, तो इसीलिए ये ज़्यादा स्टेबल होगा इससे। नेक्स्ट देखिए, कार्बन फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी पूछा है। तो मैंने आपको बताया था कि कार्बन फ्री रेडिकल का जो स्टेबिलिटी है इट इज सेम एज कार्बोकैटाइन। तो आप देखिए, ये इसके साथ ज़्यादा एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस, 3 pH के साथ, यहाँ 2, यहाँ 1, और यहाँ तो देखिए कार्बोकैटाइन में ये जो है यहाँ पे रेजोनेंस है, पर यहाँ एक ही रेजोनेंस है, तो इस एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस इसका ज़्यादा है, इसलिए इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में कार्बोकैटाइन का स्टेबिलिटी पूछा है। पहले आप इस दोनों मॉलिक्यूल में देखिए, इस मॉलिक्यूल में जो NH है ये -I इफेक्ट लगा रहा है, ऑक्सीजन भी -I इफेक्ट लगा रहा है, पर ऑक्सीजन का -I मैक्सिमम होगा एज कंपेयर टू NH। तो देखिए इसका -I मैक्सिमम, तो -I क्या करता है, कार्बोकैटाइन के स्टेबिलिटी को कम करता है, यानी C विल बी मोर स्टेबल देन D, तो C विल बी मोर स्टेबल देन D। अब इस दोनों में बात करिए, इन दोनों में बैक बॉन्डिंग होगा, क्योंकि ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर है वो इसके वैकेंट ऑर्बिटल में जाएगा, नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है वो इसके वैकेंट ऑर्बिटल में जाएगा, दोनों में बैक बॉन्डिंग है। पर ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, ये अपना लोन पेयर उतना आसानी से इसके वैकेंट ऑर्बिटल में नहीं जाने देगा, तो लेस एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग। सिमिलरली नाइट्रोजन का लेस EN, तो ये बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल में दे जाएगा, तो मोर बैक बॉन्डिंग, इसलिए B विल बी मोर स्टेबल देन A, और C D में तो बात कर ही चुके थे। नेक्स्ट आपसे पूछा है कार्बो एनाइन का स्टेबिलिटी। तो यहां देखिए, कार्बो एनाइन में जो ये जो नेगेटिव चार्ज है क्लोरीन के D ऑर्बिटल में बैक बॉन्डिंग कर रहा है, D ऑर्बिटल रेजोनेंस बैक बॉन्डिंग, तो बैक बॉन्डिंग है तो इसमें इसका स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा। फिर यहाँ कार्ब एनाइन जो है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए इसका स्टेबिलिटी इससे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ तो इसका +I इफेक्ट लग रहा है, और +I इफेक्ट कार्ब एनाइन का स्टेबिलिटी तो सबसे कम कर देता है, तो ऑर्डर ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। क्या है कॉन्सेप्ट, ध्यान से देखिए। मान लेते हैं आपके पास, हम बनाते हैं RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ठीक है। तो आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए। तो ये देखिए नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ टूट के गया, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा RCO नेगेटिव, और यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो आप देखिए कि यहाँ नेगेटिव चार्ज जो है पहले इस ऑक्सीजन पे था, और फिर नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पे आ गया, यानी सेम चार्ज सेम टाइप ऑफ एटम पे है और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को बुलाते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बुलाते हैं? इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि सेम चार्ज सेम एटम पे है, और यहाँ पे बेसिकली क्वालिटी है रेजोनेंस में, रेजोनेंस भी हो रहा है, रेजोनेंस का क्वालिटी भी है, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, और सेम चार्ज है सेम एटम पे, तो ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है, और क्वालिटी रेजोनेंस है। ऑक्टेट कंप्लीट है इसलिए उसको बुलाते हैं क्वालिटी रेजोनेंस, ठीक है। तो ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम बुलाते हैं क्वालिटी वाला इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बुलाते हैं? क्वालिटी वाला इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्वालिटी वाला क्यों बुला रहे हैं? क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के बाद ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है और सेम चार्ज सेम एटम पे है, इसलिए बुलाते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको बुलाते हैं क्वालिटी वाला इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फिर मैं आपके पास एक और मॉलिक्यूल बना के दिखाता हूं, RC डबल बॉन्ड OH, ऑक्सीजन पेयर लोन पेयर, इसका बनाइए आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये लोन पेयर यहाँ, ये पाई बॉन्ड टूट करके यहाँ, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा RCO नेगेटिव, और यहाँ बनेगा डबल बॉन्ड OH, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। तब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए आप
यहाँ पे ऑक्सीजन पे है नेगेटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे है पॉजिटिव चार्ज, यानी कि सेम एटम पे दो अलग अलग चार्ज आ गए, सेम एटम पे दो अलग अलग चार्ज आ गया। या आप ऐसा केस देखिए, एक और एग्जांपल लीजिए। हमारे पास ये एक ग्रुप है, इसके साथ है बेसिकली दिस इज फिनॉक्साइड आयन, ठीक है। तो ये देखिए इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए आप, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, ये पाई बॉन्ड टूट करके यहाँ पे, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये पाई बॉन्ड टूट करके यहाँ आया था, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये देखिए, अब ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिए, जो नेगेटिव चार्ज है वो पहले ऑक्सीजन पे था, अब नेगेटिव चार्ज चला गया कार्बन पे, यानी नेगेटिव चार्ज पहले ऑक्सीजन पे था, अब चला गया कार्बन पे। तो आप इस केस को देखिए, इस केस का तो बात कर लिए कि ये क्वालिटी वाला इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, क्योंकि सेम चार्ज ऑन सेम एटम है और साथ ही साथ यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के साथ साथ क्वालिटी रेजोनेंस है। अब इस केस में देखिए, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, यानी कि सेम एटम पे दो अलग अलग चार्ज। और यहाँ पे देखिए, पहले ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, फिर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, यानी सेम चार्ज ऑन डिफरेंट एटम। तो सेम चार्ज ऑन डिफरेंट एटम या डिफरेंट चार्ज ऑन सेम एटम, अगर ऐसा केस है तो इसको बुलाते हैं नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बुलाते हैं? नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, NERS से डिनोट करते हैं। तो अब ध्यान से देखिए, अगर हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो QERS का, यानी कि क्वालिटी वाला इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ज़्यादा होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 को, कार्बेनाइन का स्टेबिलिटी पूछा है। अब देखिए यहाँ पे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा सबका ऑक्टेट कंप्लीट होगा और सेम एटम पे सेम चार्ज होगा, तो यहाँ 3 QERS क्वालिटी वाला इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पे भी देखिए, सेम एटम पे सेम चार्ज और सबका ऑक्टेट कंप्लीट, लेकिन 2 QERS बनेगा, 2 क्वालिटी वाला इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। पर यहाँ तो NERS बनेगा, 5 NERS बनेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव फिर कार्बन पे नेगेटिव जाएगा, यानी कि सेम चार्ज ऑन डिफरेंट एटम, तो इसको NERS बुलाते हैं, नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और यहाँ तो प्लस आई लगेगा, तो इसलिए इसका स्टेबिलिटी इससे ज़्यादा, फिर इससे, फिर इससे। डन। इस क्वेश्चन में देखिए कार्बेनाइन का स्टेबिलिटी पूछा है, तो देखिए दोनों में रेजोनेंस है, पर इसमें रेजोनेंस होने के बाद ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज कार्बन पे जाएगा। तो इसमें क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस है, अगर क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस है तो एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ज़्यादा है, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल होगा कार्बेनाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी पूछा है और नीचे देखिए ये ग्रुप अटैच्ड है। तो इसमें आप देखिए कार्बोकैटायन यहाँ पे 3 अल्फा H है और यहाँ पे 2 अल्फा H है, यहाँ 1 अल्फा H है, यहाँ 0 अल्फा H है। तो यहाँ पे H इफेक्ट लगाएंगे, इसका अल्फा H ज़्यादा है तो इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, इससे फिर इससे फिर इससे। एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे जब आप हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनाइएगा, H इफेक्ट लगाइएगा, तो यहाँ से CH सिग्मा बॉन्ड टूट करके यहाँ जाएगा, तो यहाँ देखिए ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज जाएगा। अब ये नेगेटिव चार्ज कार्बोकैटायन के बहुत पास में है, तो यहाँ का H इफेक्ट जो है वो कार्बोकैटायन के पास होकर के जा रहा है, उससे गुजर के जा रहा है, इसलिए इसका स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा। लेकिन आप इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में जो यही ग्रुप था, सेम ग्रुप था, वो पहले पैरा पे था इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में, अब वो मेटा पे लग रहा है। तो मेटा पे लगाइएगा तो यहाँ भी H इफेक्ट होगा, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाइएगा, तो अब जो यहाँ जो आएगा वो आएगा ऑर्थो और मेटा पे, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो ऑर्थो और मेटा पे आएगा। तो ये नेगेटिव चार्ज देखिए कार्बोकैटायन जिसका स्टेबिलिटी चेक करना है उससे होकर के नहीं जा रहा है, इसीलिए इसका स्टेबिलिटी सबसे कम।
तो इसलिए इसका स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ हम आई इफेक्ट लगाएंगे, यहाँ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर लगा रहे थे इफेक्ट, यहाँ आई इफेक्ट लगाएंगे क्योंकि आई इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, यहाँ डिस्टेंस पास हो गया, इसका आई इफेक्ट मैक्सिमम होगा, इसलिए इसका स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा। तो ये 2 एग्जाम्पल आपको आना चाहिए।